हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। चलो स्टूडेंट, आज ही क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे आने वाली क्लासों की सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। चलो आज हम दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी स्थापना किसने की और कहां से कहां तक इसका काल रहा। तो दोस्तों 1290 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है और 1320 ईस्वी में इसका एंड होता है। बात करें दोस्तों, जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश की जो नींव रखी वो किसने रखी? वो रखी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है? बलबन के शासनकाल बोलो या केकुबाद के शासनकाल बोलो, उसके शासनकाल में ये एक पद पर आसीन था जिसका नाम था आरिजे मामुलिक। क्या नाम है उस पद का दोस्तों? केकुबाद के शासनकाल में जलालुद्दीन खिलजी एक पद पर आसीन था जिसका नाम था आरिजे मामुलिक। इस पद पर आसीन होने के कारण ध्यान रखना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को केकुबाद ने, किसने? केकुबाद जो कि किसका पोता था? ये था बलबन का पोता। इसने एक उपाधि दी, इसका नाम है शाइस्ता खां। दोस्तों एक केकुबाद के शासनकाल में आरिजे मामलुक पद पर काम करता है। केकुबाद की ऐसी बोली जाती है दोस्तों कि इसकी 1.5 साल बाद मृत्यु हो गई थी। इसी के बाद तुर्क अमीरों के द्वारा इसी के पुत्र क्यूमर्स को, ध्यान रखना मैंने पिछली क्लास में इसके बारे में डिटेल से बताया था, क्यूमर्स को, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक बोला जाता है, इसकी हत्या करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कब? 1290 ईस्वी में। और एक नए वंश की नींव रखता है जिसका नाम है खिलजी वंश। इसे खिलजी क्रांति के नाम से जाना गया, वो मैं अभी बताऊंगा खिलजी क्रांति क्या थी दोस्तों। लेकिन अभी बात करें जो 1290 ईस्वी में इसने क्या किया था? गुलाम वंश का अंतिम भी इसी ने किया था, जबकि एक नए वंश की नींव रखी खिलजी वंश, जिसे खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता था। दोस्तों खिलजी क्रांति क्या थी? क्या होता था, गुलाम वंश में जो शासक हुए उन्होंने कोई भी पद पर आसीन करने के लिए लोगों को क्या किया करते थे? या तो ब्लड रिलेशन से संबंध बनाए रखते थे या फिर उनके जनजाति से संबंध था। इसने क्या किया, जैसे ही खिलजी वंश की स्थापना की, इसने ये फिक्स कर दिया कि किसी भी पद के लिए कोई भी व्यक्ति आसीन होगा तो उसमें योग्यता होनी चाहिए। अब भाई साहब इसने योग्यता के लिए बोल दिया, अब जनजाति वगैरह ब्लड रिलेशन ये नहीं चलेगा, जो व्यक्ति योग्य होगा वही पद, उस पद पर आसीन होगा। इसने ये नया नियम चलाया जिसके कारण इस खिलजी वंश को खिलजी क्रांति के नाम से जाना गया। अब दोस्तों आगे ध्यान रखना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या होता है? ये दिल्ली सल्तनत का, ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का एक उदारवादी, क्या उदारवादी शासक होता है। उदारवादी शासक का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये बोला करता था कि मैं छोटी छोटी बातों के लिए अपने ही मुस्लिम भाइयों की हत्या नहीं करूंगा, उनका खून नहीं बहाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, इसी बीच इसने एक इम्पोर्टेंट घटना घटाई या इसके शासनकाल में घटी। इसने एक ईरानी संत जिसका नाम है सिद्दी मौला, इसका क्या किया? इसने हाथी के पैरों तले इसे कुचला देता है, जबकि इसने शपथ ली थी कि मैं एक उदारवादी शासक रहूंगा, अपने शासनकाल में मैं किसी का खून नहीं बहाऊंगा। लेकिन इसी के चलते इसने एक ईरानी संत सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचला दिया था। चलो दोस्तों इसी के आगे इसी के बारे में डिस्कस करें तो दोस्तों इसने अपने शासन में सुधार हेतु एक नए विभाग की नींव रखी जिसका नाम था दीवाने वकूफ। क्या नाम है? दीवाने वकूफ। एक नए विभाग की नींव रखी। इसने क्यों रखी इसकी नींव? अपने शासन में सुधार करने के लिए रखी दोस्तों। इसके बाद अगर और डिस्कस करें दोस्तों तो जो
जलालुद्दीन खिलजी था, इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया, कौन सी जगह पर करवाया और कब करवाया? तो ध्यान रखना 1290 ईस्वी में। कब रे? 1290 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? किलखुरी। किलखुरी बोलो या किलागढ़ी बोलो, एक ही बात है। इसकी लोकेशन है दिल्ली। इसने 1290 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया किलखुरी या किलागढ़ी। अब पहले ये चीज़ ध्यान रखना, जो जलालुद्दीन खिलजी था इसका शासनकाल रहा 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी। ये आप नोट कर लेना, इसका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। अब बात करें 1290 में इसने किलखुरी ये बोलो या किलागढ़ी बोलो, अभी इस नाम से जाना जाता है, इसकी लोकेशन है दिल्ली में, अपना राज्याभिषेक करवाया। इसी के साथ इसने क्या किया दोस्तों, एक प्रांत जिसका नाम है कड़ा मणिकपुर, इसका सूबेदार नियुक्त करता है। किसे रे? सूबेदार नियुक्त करता है मलिक छज्जू। इसने अपने राज्याभिषेक के दौरान कुछ समय बाद कड़ा मणिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया मलिक छज्जू। ध्यान रखना, ये बहुत कमाल का व्यक्ति था, इसी की थाली में खाना खाता है और इसी की थाली में छेद कर देता है। इसने क्या किया दोस्तों, कुछ समय बाद मलिक छज्जू ने अपने आप को सुल्तान घोषित करते हुए, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, अपने आप को सुल्तान घोषित करते हुए कड़ा में क्या कर दिया, इसने विद्रोह कर दिया। ये बोलता है कि इसने तो खिलजी वंश की नींव रखी है, लेकिन ये दिल्ली के शासन करने वाला नहीं है, इसमें इतनी क्षमता नहीं है, तो ये अपने आप को सुल्तान घोषित करता है और विद्रोह कर देता है। अब बात करें, जब ये बात जलालुद्दीन खिलजी के पास पहुंचती है तो इसका विद्रोह करता है। ये जो विद्रोह करता है उसका दमन करता है, और इसका दमन करके इसी को नियंत्रण में रखने के लिए अपने भतीजे, ध्यान रखना अपने भतीजे एक के बोल दो या अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी जो इसके बाद शासन करने आएगा बहुत कमाल का व्यक्ति था, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में हम। ये क्या करता है, इसको नियंत्रण में रखने के लिए कड़ा मणिकपुर का नया सूबेदार नियुक्त करता है। किसे? अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को। ये इसके शासनकाल की सबसे पहले घटना थी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से क्या किया, अपने राजस्थान 1290 ईस्वी में साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया, साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से अपने राजस्थान की भूमि पर कदम रखता है और सर्वप्रथम आक्रमण करता है राजस्थान के सबसे सुरक्षित 7 पहाड़ियों से घिरे हुए किले पर, जिसका नाम है रणथंबोर का किला। इसके ऊपर इसने अधिकार करने की दृष्टि से क्या करता है, आक्रमण करता है। जिस समय आक्रमण करता है उस समय रणथंबोर का शासक होता है महान प्रतापी शासक हम्मीर देव। ये एक बहुत ही महान प्रतापी शासक था दोस्तों। ऐसा बोला जाता है कि हम्मीर देव बहुत ही हठी आदमी था। जब फिरोज खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण करता है, ऐसा बोला जाता है रणथंबोर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ राजस्थान का सबसे सुरक्षित किला है। लेकिन ध्यान रखना, जब 1290 में आक्रमण करता है, कुछ समय तक इसने इसकी घेराबंदी की, लेकिन अंत में इसके कहने का मतलब इस पर अधिकार नहीं कर सका कि यहाँ से चला जाता है, इसके ऊपर अधिकार नहीं कर पाता है। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट आक्रमण होता है
वो देखिए दोस्तों, ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला शासक था। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसने अपना दूसरा आक्रमण, किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना दूसरा आक्रमण 1294 ईस्वी में किया। एक रियासत थी दक्षिण भारत में जिसका नाम है देवगिरी। 1294 ईस्वी में इसने देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय देवगिरी पर शासन चलता था रामचंद्र देव का। ये भी एक महान प्रतापी शासक है, ऐसा बोला जाता है। वैसे इसके जो आक्रमण किया इसका परिणाम का कोई फैक्ट हमें मिलता नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐसा बोला जाता है इसमें रामचंद्र देव की विजय हुई थी। और जो इसने ये दक्षिण भारत का देवगिरी पर जो अभियान चलाया ना, ध्यान रखना, इसका नेतृत्व किया था इसके भतीजे ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके परिणाम के बारे में खास फैक्ट हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि रामचंद्र देव की इसमें विजय हुई थी और अलाउद्दीन खिलजी बहुत बुरी तरह से परास्त होता है। इसके बाद क्या करता है दोस्तों, अलाउद्दीन जब यहाँ से वापस लौट रहा होता है, जब 1296 में, कब 1296 ईस्वी में क्या करता है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी कड़ामनिकपुर पहुंचता है। और कड़ामनिकपुर पहुंचने के बाद, यह पहले सूबेदार था, अब इसकी नीति बदल गई। ये दिल्ली सल्तनत का शासक बनना चाहता था। इसने क्या किया, कड़ामनिकपुर में 1296 ईस्वी में फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पूरी फैमिली को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। और इसके बाद ये अपने आप को, इसकी पूरी फैमिली को ख़त्म करने के बाद अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। अब आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ क्या होता है, फिरोज खिलजी का शासनकाल समाप्त होता है। इसको यहीं पर कड़ामनिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मार दिया जाता है, जो कि इसका एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी का। इसके बाद अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत ही कमाल का शासक था दोस्तों। इसके बारे में अगली क्लास में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप यू कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।